हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BPSC 183 इमोशनल इंटेलिजेंस। BPSC 183 इमोशनल इंटेलिजेंस, आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये बुक में ज़्यादातर मैक्सिमम इमोशंस के बारे में समझाया गया है और इमोशंस बेसिकली हमारे लाइफ का एक डे टू डे पार्ट है एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ हम इस चीज़ को फोकस करते हैं। बेसिकली जाने अनजाने में इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत बिग रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बुक उसके हिसाब से हमारे पास एक छोटा सा इसका डेफिनेशन है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ लूजली कनेक्टेड इवेंट्स दैट बिगिन्स विद द स्टिमुलस एंड इंक्लूड फीलिंग्स, psychologically changes and impulses to an action, specific goal directed behavior। इसका मतलब सिंपल है कि जो भी इमोशंस के बारे में बता रहा है कि इमोशन बेसिकली एक चेन है कई सारे इवेंट्स का। इवेंट्स मतलब कि गुस्सा और खुशी, प्यार, इस तरीके की ईर्ष्या, ये सब जो चीज़ें हैं मतलब इमोशंस है, ये अलग अलग जो इमोशंस हैं उन सब का क्या है, मिक्स है। ठीक है, कनेक्टेड इवेंट्स हैं जो कि बिगिन करता है। ये चीज़ें स्टार्ट क्या करता है, स्टिमुलस मतलब हमारे बॉडी में कुछ स्टिमुलस काइंड ऑफ चीज़ें, मतलब कि एक तरह से इम्पल्स। ठीक है, कोई भी इमोशंस की वजह से आपके बॉडी में कुछ हल्का सा स्टिमुलस चेंजेस, ठीक है, ऐसा झटका टाइप लगना या चौंक जाना, ये सब चीज़ें स्टिमुलस हो गया। और इंक्लूड्स फीलिंग, तो स्टिमुलस बेसिकली क्या इंक्लूड कर रहा है, फीलिंग और साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, साइकोलॉजिकल चेंजेस और इम्पल्सिस टू एक्शन, मतलब हम कुछ भी एक्शन करते हैं या हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस आती है, कोई भी हम बिहेवियर करते हैं, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं हमारी फीलिंग्स के थ्रू। तो यही बेसिकली इमोशंस का डेफिनेशन है। आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। देयर इज़ नथिंग सच एज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इमोशन। ओके, अब हम थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे। अगर अब इमोशन के बारे में डेफिनेशन, फीचर्स वगैरह आ गया है तो आप इस इतना पार्ट लिख के आ जाओ, दैट इज़ इनफ। ठीक है, आफ्टर दैट हम जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके ही बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अननेसेसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या है कि इमोशंस रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड और एक्सटर्नल इवेंट्स। ठीक है, ये बहुत छोटे नोट्स मैंने रेडी किए, यू कैन ऑल्सो चेक विद दिस, रिविजन कर सकते हो, लास्ट मोमेंट है तो। इमोशंस बेसिकली रिस्पॉन्स क्या करती है, इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स। हमारे जो इमोशंस है वो हमारे अंदर और बाहर की जो इवेंट्स हैं उन सबको मैनेज करती है, यानी कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं वो हमारा एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल यानी हम अगर फील कर रहे हैं एक तरह से, जैसे मान लीजिए हम नाराज़ हैं किसी से या हम दुखी में हैं, तो हमें इंटरनली बेसिकली क्या होगा, धीरे धीरे जैसे नहीं होता, हल्का हल्का कोई कहता है कि मेरा दिल दुख रहा है या मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें इंटरनल फीलिंग हो गई। और एक्सटर्नल इवेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं, यानी आप किसी आपके बिहेवियर से जो बाहरी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं वो। ठीक है, यानी अपने गुस्से में कोई भी चीज़ तोड़ दी या किसी को उल्टा पुल्टा बोल दिया, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल इवेंट्स में आ जाएंगी। यानी आपके इमोशंस आपके अंदर और बाहर दोनों की इवेंट्स को इफ़ेक्ट करती है, आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है ना, इमोशन बेसिकली सेम नहीं होता फीलिंग्स के थ्रू। ये दो डिफरेंट चीज़ समझिए, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, थोड़ा बहुत लिंक है बट इट इज़ नॉट एकदम सेम नहीं है। वाई? बिकॉज फीलिंग बेसिकली क्या है, एक प्राइवेट इमोशन है। प्राइवेट इमोशन यानी कि आप इस टाइप के इमोशंस किसी से जल्दी शेयर नहीं करते हो। ठीक है, जैसे लव हो गया, आपको किसी से प्यार हो गया, तो ये सब चीज़ें आप शेयर नहीं करोगे किसी से, है ना, इसे आप फीलिंग्स कहोगे। हमने कहते हैं कि मेरे मेरे मन में तेरे लिए फीलिंग्स हैं, तो इस टाइप की चीज़ें प्राइवेट इमोशंस में आती हैं, दैट्स वाई इट इज़ फीलिंग एंड दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एज इमोशंस। इमोशंस क्या होता है कि आप ये ना मतलब कोई देखे तो पहचान जाएगा, इस टाइप की चीज़ें इमोशंस में आती, यानी कि आप सैड हो, गुस्सा हो, ये सारी इमोशंस हैं। ठीक है, नाउ तो इमोशंस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। पहली चीज़ कि वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ को अफेक्ट करती है, दूसरी बात कि वो फीलिंग्स के थ्रू
फीलिंग्स जैसी सेम नहीं होती, क्योंकि फीलिंग एक प्राइवेट इमोशन है, प्राइवेट फीलिंग है, सॉरी। और नेक्स्ट है कि इट इज़ रिलेटेड टू थॉट एंड पर्सनैलिटी, यानी ये इमोशंस आपके थॉट यानी आपके सोचने के तरीके को और आपके खुद के पर्सनालिटी को ढालती है। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को याद करते जाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहला करेंगे, पहला है कि हमारे अंदर और बाहर की इवेंट्स को मैनेज करती है, रिस्पॉन्स यानी इफ़ेक्ट करती है। दूसरा है कि हमारे फीलिंग्स की जैसी सेम नहीं होती, और हमारे थिंकिंग के प्रोसेस को यानी हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को शेप देती है इमोशंस। ठीक है, इमोशंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ हो सकती है, डिज़ायरेबल भी है और अनडिज़ायरेबल भी है, यानी वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी इमोशंस में आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इमोशंस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ये सोशल एंड कल्चरल। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इमोशंस, यानी इमोशंस के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और सोशल कल्चर। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि मतलब आप हो, ठीक है, और आपके इमोशंस बेसिकली आपको इस तरह से मतलब कि डिफ़ाइन करने लगते हैं, जैसे कि, और यहाँ पर जैसे ये बात बोल रहा है कि आपके इमोशंस दूसरे के परसेप्शन को मतलब समझने में हेल्प करते हैं, यानी आप अगर काम हो, दूसरा अंडरस्टैंडिंग हो तो सामने वाले को समझ पाओगे, दैट इज़ इंटरपर्सनल। तो सामने वाला थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा आपके साथ एक्सप्रेस करने के लिए। और सोशल कल्चर यानी कि आपके इमोशंस के थ्रू क्या है कि सोशली और कल्चरली में इफ़ेक्ट आता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, फंक्शंस में आती हैं। अब देखेंगे हम इसमें क्या बोलता है, बुक में क्या कह रहा है। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है, दे हेल्प वन गाइड बिहेवियर एंड मेक डिसीजन। ठीक है, यानी ये चीज़ हमारे लिए है कि हम अपने ही फ़ायदे के लिए खुद के डिसीजंस ले पाते हैं, अगर हमारा दिमाग सही से इमोशंस में प्रॉपरली वर्क करता है तो हमारे अपने मतलब कि फीलिंग्स या इमोशंस को हम अपना बैलेंस कर पाते हैं, तब हमारा जो है डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब बिहेवियर ठीक रहता है। सेकेंड चीज़ बोल रहा है यहाँ पर इंटरपर्सनल फंक्शन का क्या मतलब होता है, फंक्शन जो परफॉर्म करता है इमोशन बिटवीन इंडिविजुअल, यानी आपके एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग है इमोशंस, यानी आप इस तरह से कुछ इमोशन एक्सप्रेस करते हो कि सामने वाले को मतलब फील कैसा होता है उस हिसाब से। ठीक है, रिलेशनशिप बनती है, कैसा फील होता है, वो कंफर्टेबल है या नहीं आपसे बात करने में। हाँ, मतलब कि आपके सामने कोई पर्सन आ गया, उसको आग दिखा रहे हो, है ना, तो एक तरह से आप गुस्सा हो कुछ और चीज़ को लेके, पर सामने वाले पर्सन के सामने हो तो वो जल्दी क्या है डिस्कस नहीं करेगा कोई चीज़, वो सोचेगा कि कहीं मेरे पे गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इंटरपर्सनल फंक्शन में आती है। अब है सोशल एंड कल्चरल फंक्शन। सोशल कल्चर क्या कह रहा है कि ये इमोशंस सच एज ट्रस्ट ऑफ एन एक्ट एज सोशल ग्लू। ठीक है, अब ये जो नेता वगैरह होते हैं इस टाइप से वो सोशली क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, ताकि जो लोग हैं उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और जब ट्रस्ट करते हैं तो फिर दे विन द इलेक्शन। ठीक है, दैट कीप्स द ग्रोथ टुगेदर। तो दैट रियली शेप्स द सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस। अगर हमारे इमोशंस मतलब हमारे इमोशंस क्या 3 चीज़ को मतलब ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, यही हमारे फंक्शंस हैं इमोशंस। अब कंपोनेंट ऑफ इमोशंस ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट में आ जाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं। इसका मैंने नोट्स पीछे और अच्छे से बनाया है। अब ये देखिए, टाइप ऑफ इमोशन, 2 तरह के इमोशन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, सेल्फ, क्या लिखा है मैंने इसमें, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक है, यानी कि अच्छा यूनिवर्सल लिखा है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक आर्ट इमोशंस होते हैं, जैसे फियर हो गया और ये हो गया। ये जो टेबल दिया है बेसिकली यही है, फियर, डिस्गस्ट, गिल्ट, शेम, सैड, जॉय, इंटरेस्ट और एंगर, इस टाइप के इमोशंस हैं। एग्जाम में अगर इतना याद नहीं रहता है तो अपने ही खुद को देख लो कि दिन ब दिन कैसा फील होता है, वो सारे इमोशंस हैं। ठीक है,
एग्ज़ाम में वही लिखना है। इतने टाइप के प्राइमरी इमोशंस होते हैं। अब इन्हीं के एडवांस लेवल, यानी एक टाइम में इंसान डर भी रहा है, ठीक है, उसको डर भी है और उसके अंदर एक सैडनेस भी है, ठीक है। मतलब ये है, समझो, मतलब एक बार इंसान गिल्ट भी है, गिल्टी भी है और उसके अंदर डर भी है, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें एक साथ हो गई, गुस्सा भी है, एक तीन चीज़ें एक साथ हो गई, ठीक है। मान लो एक कोर्ट में इंसान खड़ा है, वहाँ पे कटघरे में खड़ा है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास खड़ा है, उसने कुछ गलती की है तो गिल्टी डेफिनेटली फील कर रहा होगा और फियर भी होगा, डर भी होगा उसके अंदर, और उसके बाद उसके अंदर एंगर भी आ रहा होगा कि मेरे खिलाफ सब लोग हैं, ठीक है। और एक तरह का हल्का सा शेम भी होगा कि मैंने शायद मैं सच में कुछ गलत किया है, सैडनेस होगी। तो ये सारे इमोशन एक साथ जब किसी इंसान के अंदर आने लग जाएं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ समझो कि रिलेशनशिप बिटवीन द इमोशन एंड बिहेवियर, थॉट इमोशन बिहेवियर, इसको समझेंगे पीछे और डिटेल में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स बनाया अच्छे से, ठीक है। अब हम कुछ ये इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होती है। जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे मैंने लिखे हैं, इसके शॉर्ट नोट्स हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे सेल्फ अवेयर, खुद के बारे में जाने रखना, ठीक है, खुद को अपनी इमोशंस को समझ होनी चाहिए, ठीक है, खुद को, इंसान को अपनी इमोशंस के बारे में समझ होनी चाहिए, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयर, खुद को जानना पहचानना, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। उस खुद मतलब कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी इमोशंस में स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस कौन सी है, तुम्हारा जो पावरफुल कौन सा इमोशन है, ठीक है, और ऐसा कौन सा है जो बेसिकली दूसरे को इफ़ेक्ट करता है, और ये सब इमोशंस कैसे दूसरे को इफ़ेक्ट करता है तुम्हें अच्छे से पता है। जैसे तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले इंसान को डेफिनेटली इफ़ेक्ट तुम कर देते हो, गुस्से में उसको मार पीट दोगे, ये सब चीज़ें हैं। अगर तुम्हें पता है अपने इमोशंस के बारे में तब इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल को हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी खुद के बारे में पता हो गया, अब उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये हो गया कंट्रोलिंग इमोशंस। यानी तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अब उसको सेल्फ रेगुलेट करोगे, यानी तुम अब धीरे धीरे काम रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये हो गया सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक। अवेयर, रेगुलेट, उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि तुम्हें अब गुस्सा आ गया तो तुम्हें काम स्टार्ट कर दिया रहना, अब काम रहने के लिए तुम धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करोगे पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए और अपने आप पे फोकस करने के लिए, अपने गोल्स पे ध्यान दो, ठीक है, पॉजिटिव रहो और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। ये सब चीज़ें तुम अपने आप को मोटिवेट करोगे। मोटिवेट करने के बाद जैसे जैसे तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगी तुम सामने वाले के लिए एम्पैथी शो करने लगोगे, ठीक है, एम्पैथी शो करने लगोगे। यानी अगर मान लो तुम्हें ना बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से चलते हैं, अच्छा अच्छा रुको रुको पहले इसको कंप्लीट करने। एम्पैथी आने लगता है, एम्पैथी का मतलब कि जैसे नहीं होता है सामने वाले पे दया काइंड ऑफ, ठीक है, और दया मतलब समझो कि ऐसे कि सामने वाले के अंडरस्टैंड कर लेते हो, तुम उसकी इमोशंस को समझ पाते हो। तो इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, यानी कि सामने वाले को थोड़ा सा समझ पाते हो, उसे एम्पैथी कहते हैं। अब तुम काम हो, ठीक है, खुद को मोटिवेट कर रखा है तुमने, पॉजिटिव बना रखा है, तो तुम क्या सामने वाले को, मान लो कि सामने वाला इंसान अब क्या कर रहा है कि कुछ मतलब मान लो कि अगर वो काइंड ऑफ मुसीबत में है, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए एक तरह से सेंस ऑफ एम्पैथी आएगी, ठीक है, थोड़ा सा दुख होगा, ये सब चीज़ें एम्पैथी में आएगी। अब तुम जब एम्पैथी आएगी तो तुम क्या करोगे, धीरे सोशल स्किल्स डेवलप करोगे, यानी कि तुम या तो उनकी मदद करोगे या तो उसे इंस्पायर करोगे, मैनेज करोगे रिलेशनशिप्स को, या तो इंस्पायर करोगे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ये सब तब आता है जब तुम रिलेशनशिप में हो या मैनेज रिलेशनशिप में। इंस्पायर अदर्स यानी कि तुम अगर लीडर वगैरह बनते हो अपने आप को ठीक ठाक करके, मतलब इमोशंस को, तब तुम दूसरों को इंस्पायर कर पाओगे। तो एक स्टोरी लेके चलो, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। यानी कि समझो कि भाई बहन हो, ठीक है, भाई है, उसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो पहले खुद को जान लिया, फिर अपने आप को रेगुलेट किया कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा होने से
पहले अवेयर किया, गुस्सा होने से क्या होता है कि मैं दूसरों को दिक्कत करता हूँ, ये वो चीज़ें वो समझ गया अपने बारे में। फिर अपने आप को रेगुलेट किया, खुद को काम रहने लगा, मोटिवेशन होने लगा, ये सब चीज़ें। अब मोटिवेट करने लगा खुद को, पॉजिटिव अचीव खुद के ऊपर फोकस करने लगा, मोटिवेट करने लगा। उसके बाद उसको धीरे धीरे एम्पैथी आने लगी, ठीक है, कि हाँ भाई गलत कर रहा था मैं, ये वो इमोशंस समझने लगा, दूसरे के बारे में समझने लगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब कि रिलेशनशिप को बिल्ड भी करने लगा, यानी मतलब दीदी के साथ ठीक से रहने लगा। उसे कहते हैं मैनेजिंग रिलेशनशिप। अब इतना बात क्लियर हो गया। ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी पहले खुद को पहचानना, फिर खुद को समझना, खुद को रेगुलेट करना, मोटिवेट करना, एम्पैथी जताना, और उसके बाद सोशल में मदद करना, सोशली। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। कंपोनेंट्स हमने देख लिए। बेनिफिट्स कंपोनेंट्स में अवेयर, रेगुलेट, मोटिवेट, एम्पैथी, सोशली, ठीक है। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स। बेनिफिट बेसिकली क्या है कि हाँ तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या बेनिफिट मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमारा बोलने का तरीका अच्छा हो जाता है। खुद को जब इंसान जान लेता है तो ढंग से बात करने लगता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने लगती है। जब ढंग से बात करेगा तो डेफिनेटली सामने वाले पर ट्रस्ट इम्प्रूव होगा, ठीक है। ट्रस्ट इम्प्रूव होगा, टीम वर्क बढ़ेगी, तो रिलेशनशिप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये अक्सर तब भी काम आता है जब हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कहीं बाहर जॉब करते हैं तब। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, अब तुम्हारा ट्रस्ट वगैरह बिल्ड हो गया, ये वो तुम्हारा मतलब कि कम्युनिकेशन अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अब तुम डिसाइड खुद के, अगर मान लो तुम्हें अपने इमोशंस पता है तो तुम डिसाइड कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग चलेगा ना तो डिसाइड कर पाओगे। गुस्से में दिमाग नहीं चलता है, तो क्या होता है देखो, जब अक्सर क्या होता है, बहुत जो थोड़े दिमाग में ठीक रहते हैं, दिमाग से जो लोग ठीक रहते हैं, वो कैसे ठीक रहते हैं गुस्से में, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको गुस्सा आता है तो काम हो जाते हैं और उस समय पे डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि डिसीजन लेंगे तो अभी गड़बड़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपने बैलेंस इमोशन करना है, अलाउ लॉजिकल एंड फेयर जजमेंट्स, स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेस को मैनेज। अब बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या क्या है कि बेटर कम्युनिकेशन हो जाता है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनती है, और डिसीजन मेकिंग की जो पावर है थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि अच्छी भी हो जाती है। और इसमें एक और बेनिफिट है कि अपने आप को स्ट्रेस मैनेज अच्छे से इंसान कर लेता है, एंजाइटी को कम कर लेता है, कामनेस को मेंटेन करता है, ठीक है। अब लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि उसके अंदर जब ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी तो इंसान अपने आप एक काइंड ऑफ क्यों लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ को क्यों कहते हैं कि मतलब देखो समझो, इंसान क्यों लीडर बनता है। लीडर इसलिए बनता है ना कि भैया नॉर्मल लोग तो ये सब मैनेज ही नहीं कर रहे, तो ये वाला इंसान मैनेज कर रहा है तो इनको सिखाएगा ना, तो इसीलिए इंसान ये वो लीडर बन जाता है। तो ये लोग सोचते हैं ये कैसे इतना काम रहता है, अरे भाई ये अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और इसीलिए वो डिसाइड अच्छा कर पाता है, इसीलिए ये लीडर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिसके अंदर रहेगी वो अपने आप एक लीडर क्वालिटी लेके आ जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करता है और लीडिंग। अब खुद के पापा को देख लो ना यार, तुम दोनों लड़ते रहते हो, पापा तो आके मैनेज करते हैं ना। क्यों मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक काइंड ऑफ कामनेस है, इतने सालों से वो समझ रहे हैं, दुनिया समझ रहे हैं, तो पापा क्या है जान रहे हैं तुम दोनों क्यों लड़ते रहते हो, हैं क्यों, वो जान रहे हैं भैया इनको दिमाग नहीं है भाई, इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, तो इसलिए लड़ते रहते हैं दोनों भाई बहन। तो कामनेस उनके अंदर है तो वो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं और उसे मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है, गाइड कर सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ लीडर, इसलिए फादर या मदर लीडर होते हैं, ठीक है, अपने घर में, और उनसे भी कोई बड़ा अगर है तो वो लीडर होते हैं। अब ग्रेटर जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि वो अगर उसके अंदर क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो अपना काम ढंग से करेगा तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो कहीं भी जॉब करे वहाँ पे कस्टमर का जो डीलिंग होता है ये सब अच्छा वो कर लेगा। तो ये जो हेल्थ जो सर्विसेज वाले नहीं होते, कॉल कस्टमर केयर,
वो बेटर करते हैं ये जॉब। उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कूट कूट के भरा होता है, ठीक है, उनको सिखाया जाता है। अब इमोशंस क्या है, तुम्हारे थिंकिंग को चेंज करेगा। इमोशन तुम्हारे थिंकिंग को इफेक्ट करेगा और थिंकिंग तुम्हारे बिहेवियर को, और फिर बिहेवियर तुम्हारे इमोशंस को। ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे लूप में चलती रहती है। तो ये इसको एक काइंड ऑफ डायग्राम बना लो, इसको लिख के आ सकते हो, दिस इज गुड। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स, तो ये दे देने का एग्जाम्पल याद रखो। जैसे भाई है, उसको गुस्सा आ रहा है तो उसने कंट्रोल किया, मोटिवेट किया और एम्पैथी जताई तुम्हारे ऊपर, उसके पास सोशल धीरे धीरे लोगों को मतलब कि रिलेशनशिप बिल्ड हो गई। बेनिफिट क्या हो गई कि कम्युनिकेशन बेटर है, कम्युनिकेशन बेटर हो गया, तुम्हारा रिलेशनशिप बेटर हो गया, डिसाइड अच्छा करते हो हैं, और मैनेजमेंट अच्छा है, लीडर की क्वालिटी है, और जॉब कहीं भी कर रहे हो तो बेटर कर रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी। तो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशंस हमारे थिंकिंग को, फिर हमारे थिंकिंग हमारे बिहेवियर को, फिर हमारे बिहेवियर इमोशंस को, ये सारी चीज़ें लूप में, तीनों चीज़ें लूप में चलती। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। ये जो ETB वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये यही वाला है। इसमें पहले इसको बना देना, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लेन अपने से भी कर सकता है इंसान, ये तो चीज़ें नॉर्मल है। थिंकिंग है, इमोशन है, बिहेवियर। अभी पता है इमोशन क्या है, थिंकिंग को इफेक्ट करता है। तो 3 टाइप हो गया, पहले इमोशन थिंकिंग को इफेक्ट करा, फिर थिंकिंग क्या है इमोशन को, ये दोनों आपस में इफेक्ट करती है। जैसे ये इसको इफेक्ट करती है, थिंकिंग भी कभी कभी इमोशन को इफेक्ट करता है। यानी कि तुम सोचे जा रहे हो तो भाई साहब तुम्हारे इमोशंस क्या होंगे, हैं, बैठ के सोच रहे हो, अरे कल क्या कर दिया था, गलती कर दिया था, मैंने गलती कर दिया था, तो तुम्हारे इमोशंस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गिल्टी में आ जाएंगे, ठीक है, तुम्हें क्या बुरा लगने लगेगा। तो ये सब चीज़ें, थिंकिंग भी इमोशन को इफेक्ट करती है, और इमोशन भी धीरे धीरे थिंकिंग को इफेक्ट करता है। अभी तुम सैड हो तो तुम्हारी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, गुस्सा हो तो नेगेटिव होगी, तुम अगर बहुत खुश हो तो तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, ठीक है। इंसान सामने वाले को माफ़ कर दोगे, भाई चाय भी गिरा दे तो माफ़ कर दोगे। और गलती से मान लो तुमने उसने तुम्हारा पेन भी गिरा दिया, तो अगर तुम्हारे इमोशन गुस्से में रहेंगे तो तुम्हें तुम्हारी थिंकिंग भी लगेगी, अरे इसने जानबूझ के किया है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। पहला हो गया इमोशन। अब बात करेंगे रिलेशनशिप अमॉन्ग इमोशन, थिंकिंग, बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इमोशन थिंकिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारा एंगर हमारे थिंकिंग प्रोसेस को नेगेटिव बना देगा, फियर भी हमारे थिंकिंग को नेगेटिव बना देगा, ठीक है। दूसरा है जिसमें थिंकिंग इफेक्ट करती है इमोशन को, यानी ये इंटरचेंजेबल हो जाते हैं कि हाँ, इमोशन भी कभी कभी थिंकिंग को इफेक्ट कर रही है और थिंकिंग भी कभी कभी इमोशन को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि थिंकिंग में क्या है कि इंसान अगर गलती करता है तो वो खुद को धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट वगैरह में पाता है, ठीक है। अब कभी कभी ये दोनों चीज़ें मिक्स करके इंसान के बिहेवियर को इफेक्ट करती है। जैसे कि खुद की फीलिंग्स एंड थॉट है, वो शेप करती है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के एरोज़ को अगर याद करो तो अपने आप इस चीज़ों को डिटेल में करके लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे वर्क प्लेस पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्क प्लेस पर इमोशन इंटेलिजेंस में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एप्लीकेशन क्या है। तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा तो वो इंसान टीम वर्क और कोलैबोरेशन प्रॉपरली कर पाएगा, ठीक है। डिटेल में लिख सकते हो अपने हिसाब से। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा, डिसीजन अच्छा बनाएगा, एडाप्टेबिलिटी यानी कि ढल जाएगा, ठीक है। मतलब कोई इंसान क्या है, कभी कभी नए जगह पर एडाप्ट नहीं हो पाता खुद, मतलब उस नए नए एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो वो इंसान कर लेगा अगर उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, सीखने की क्षमता रहेगी, ये सब चीज़ें रहेगी। और कस्टमर सर्विस अच्छा इंसान कर पाएगा अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप एग्जाम्पल डिटेल से लिख के पूरा मतलब कि 2-4 पेज का भर सकते हो अगर आपको हो रहा है तो, ठीक है। इसी चीज़ को यार थोड़ा सा डिटेल वगैरह मिलेगी तो डिटेल में क्या लिखना है, टीम वर्क है, टीम वर्क क्या है, इंसान क्या है, कैसे काम कर रहा है, थोड़ा ये वो एग्जाम्पल दे दो, है ना।
लीडरशिप हो गई। एक एग्जांपल को लेके चलो इंसान के बारे में, तो अपने आप ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी 4 पेज में। मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस पहले जैसे हमने वर्क प्लेस में देखा, फिर हमारे दिमागी हालत को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर रहेगी इंसान में तो क्या होगा, मेंटल हेल्थ क्या होगी, कम होगी, एंजाइटी कम होगी इंसान में, स्ट्रेस कम होगी, स्ट्रेस कम हुई तो खुद के ऊपर बिलीफ अच्छा होगा, खुद के बारे में इंसान जान पाएगा, खुद के बारे में जानेगा तो वो खुद की स्किल्स को डेवलप करेगा बेटर। मतलब कि अगर उसे वही वाली बात, मान लो कि गुस्सा वाली बात होगी कि अगर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रेस को, तो खुद के बारे में जान रहा है पहले तो, ठीक है, जान लिया, और उस चीज़ को कैसे डील कर रहा है, डील यानी कि अपने ही खुद के स्ट्रेस से कैसे डील कर रहा है, शांत रह रहा है, मेडिटेट कर ले रहा है, थोड़ा सा ये वो डाल दो इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब हो रहा है तो इंसान क्या है, बाद में ठीक होता है तो उसमें हेल्दियर रिलेशनशिप बनने लगती है। इंसान अगर न काम हो गया है तो वही वाली यार, वही वाली दिमाग वाली जो हैबिट है कि हेल्दी रिलेशनशिप बनेगी, हेल्दी बनेगी तो ये जो रेजिलियंस है वो बढ़ेगा, ठीक है, इंसान ठीक से काम कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमागी हालत के बारे में है कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक रहे तो दिमाग पे क्या इफेक्ट करती है। स्ट्रेस और एनजाइटी कम होता है, कम हो गया तो इंसान खुद के बारे में जानेगा, जानेगा तो उसको डील कैसे कर पाएगा, वो जानेगा, वो बेटर डील करेगा, बेटर डील करेगा तो हेल्दी रिलेशनशिप बनाएगा और खुद को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, हमने बात की, पहले बात की कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट में एक एग्जांपल ले लो गुस्से का, ठीक है, अपने भाई का ही ले लो, लेके चलो पूरा कि हाँ गुस्सा कर रहा है, फिर रेगुलेट किया, फिर मोटिवेट किया, खुद को एम्पैथी दिखा रहा है, उसके बाद सोशली बेटर हो गया, फिर बेनिफिट हो गया। बेनिफिट में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, एक एक चीज़ को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिख दो, खत्म बात, 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इमोशन और थिंकिंग बिहेवियर का ETB का रिलेशनशिप बताया इसमें, ये डायग्राम बना दो और ये 3 चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो। फिर इसका एप्लीकेशन काम वाली जगह पर क्या होता है और तुम्हारे दिमाग पे ऊपर क्या होता है, ठीक। अब ये टॉपिक है सेल्फ रिगार्ड। सेल्फ रिगार्ड यानी कि खुद को पहचानना, इंसान खुद को जानता है या नहीं जानता, ये हो गया सेल्फ रिगार्ड। सेल्फ रिगार्ड जैसे कि हैविंग कॉम्प्लीशंस इन योर सेल्फ, ठीक है, एंड क्या लिखा है मैंने, एक मिनट, हाँ कॉन्फिडेंस लिखा है, हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड रेस्पाइंग योर ओन वर्थ। ओके, सो मैंने क्या लिखा है कि हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ यानी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और खुद को मतलब जानना, ठीक है, और क्या लिखा था इसमें, रियलाइजिंग योर ओन वर्थ, रियलाइजिंग योर ओन वर्थ यानी खुद के बारे में जानना, खुद पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद के पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो अपने हिम्मत मतलब अपने आप को जान पाओगे, ठीक है, ये, और खुद के वर्थ को पहचान पाओगे। तो सेल्फ रिगार्ड क्या होता है, समझ आ गया, खुद को पहचानना होता है, खुद को पहचान जो इंसान जाता है वो काम बेटर करता है, पहचान जाता है तो, ठीक है, क्या पहचान जाता है, उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, यही सब चीज़ें। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो स्ट्रेंथ अच्छाई, वीकनेस क्या है उसके अंदर बुराई, ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है, और खुद को वैल्यू करने से मतलब ये उसको हेल्प करता है, क्या, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट जानने से वो खुद को वैल्यू करना जान जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है सेल्फ रिगार्ड का, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, दिमागी हालत सही रहती है, ठीक है, मतलब मेंटल नहीं हो जाता है, और पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखता है, ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी जा रहा झगड़ा वगड़ा करने स्टार्ट हो गया, कुछ लोग होते हैं ना कहीं भी जा झगड़ा करेंगे, तो इस टाइप के लोग क्या है, उनका दिमागी हालत सही नहीं रहता है, खुद को नहीं जानते, कहीं भी जाके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ भाई कोई चुगली कर दिया तो बस अच्छा वो बुरा है, सही में वो बुरा है यार, है ना, तो इनको खुद को नहीं पता है, अरे भाई उस पर कहीं बिलीव कर रहे हो, लेट यू शुड नो एवरी मतलब बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स ना, तो उसको पता नहीं है ना कि सामने वाला इंसान भी गलत बोल सकता है, तो खुद के माइंड को उससे इफेक्ट करवा रहा है, ठीक है, और फिर सामने वाले दूसरे वाले पे गुस्सा हो रखा है, यहाँ ये सच में उसने मेरे बारे में बुरा बोला था, ठीक है, तो उससे उसकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई, ठीक है, वो उसके साथ फिर इफेक्ट होगा, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होगी अगर इंसान के अंदर सेल्फ रिगार्ड होगा, खुद को पहचान पाएगा। तो पहली बात है
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, खुद का दिमागी हालत ठीक रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन बना के रखेगा, फिर मोटिवेशन बिल्ड करेगा, दूसरों को भी सिखाएगा, ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखाएगा, और एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ये फाउंडेशन बिल्ड करता है। तो पहला क्या होगा, खुद पे भरोसा करता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स गोल के लिए लेगा अगर उसके अंदर खुद के कॉन्फिडेंस रहेगी। यानी उसको पता है कि वो टेस्ट क्लियर कर लेगा तो वो अच्छे अच्छे स्टेप्स लेगा, रोज़ पढ़ेगा, मोटिवेट करेगा, खुद को योगा करेगा, ये सब चीज़ें करेगा ताकि वो उस चीज़ को हासिल कर पाए, क्योंकि खुद पे भरोसा है। भरोसा ही नहीं तो कोई इंसान करेगा, ठीक है। और इंसान उसका दिमागी हालत ठीक रहेगा तो डिप्रेशन से कम सफ़र करेगा। मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट जो दिमागी हालत वाला बता रही हूँ मैं, क्या होता है कि बच्चे जो है अक्सर इसमें एग्जांपल एक ढूंढ सकते हो तुम लोग, जैसे कि अब बच्चे हैं अगर वो नहीं पास हो पाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में तो अक्सर क्या होता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो इस टाइप की केसेस इसमें आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक कर लेना तुम लोग, तो इसमें डाल सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अभी बीच में यूपीएससी का भी एक हुआ था ना, लड़की ने सुसाइड कर लिया था, तो इस टाइप के एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। तो भाई तुमको करंट अफेयर भी घुसाना है तो कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर नहीं है वैसे, वो न्यूज़ था। इनकरेजेस पॉजिटिव रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट करना है, खुद को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करोगे खुद को तो दूसरे को भी रिस्पेक्ट दोगे। जिसका खुद का रिस्पेक्ट होता है सामने वाले का भी करता है, जिसका खुद का रिस्पेक्ट नहीं है भैया सामने वाले का भी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। बिल्ड कर रहा है खुद को, बिलीविंग इन वन सेल्फ, वही कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई। तो वो अगर खुद को बिलीव करता है तो करेज भी देगा चैलेंज को फेस करने के लिए। यानी वो कोई भी चैलेंज आएगा उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन है। मतलब कि मान लो कुछ अगर गलत भी हो जा रहा है तो उस चीज़ को वो सही करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई परेशान होकर बढ़ जाए। तो इस चीज़ को समझो, मोटिवेशन बिल्ड करेगा, बूस्ट करेगा। और ये क्या, विदाउट ये सेल्फ रिगार्ड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। अगर इंसान के अंदर इमोशंस नहीं रहेंगे प्रॉपरली, इंटेलिजेंस नहीं रहेगा इमोशन का, तो वो सामने वाले को भी समझ नहीं पाएगा कभी, ठीक है। तो सेल्फ रिगार्ड क्या है, बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा सा लिख देने का इसको। अब बात करते हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेसिंग योर थॉट फीलिंग नीड्स क्लियरली एंड ऑनेस्टली एंड रिस्पेक्टफुल वे। देखो, खुद को एक्सप्रेस करना असर्टिवनेस कहलाता है, ठीक है। यानी अगर तुम किसी को चाह रहे हो, अगर तुमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, देन यू हैव डन असर्टिवनेस, ओके। तो मान लो कोई सामने वाला इंसान भी एफर्ट डाल रहा है तो तुम भी एफर्ट, एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो, डर रहे हो एफर्ट डालने से, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि सामने वाले इंसान को समझ में आएगा ही नहीं कि भैया क्या हो रहा है, तो उसको डाउट रहेगा तो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। कोई गलती होगी तो वो भी समझ नहीं पाएगा तुम्हें, ना तुम उसको समझ पाओगे, ठीक है। तो वो भी डाउट में रहेगा और तुम भी डाउट में रहोगे, तो ऐसे केस में हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड हो पाता। अब ये तो हो गए रिलेशनशिप में। अब मान लो कि कहीं वर्क प्लेस में हो गया, सामने वाला इंसान तुमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके काम का मतलब क्या है, क्यों वो उतना करना चाह रहा है, और तुमको वो समझ ही नहीं आ रहा है, और तुम लेट पे लेट आए जा रहे हो, काम प्रॉपर नहीं कर रहे, तो भैया ये कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा। तो हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो तुमको बात उसकी समझ नहीं आ रही और उसको तुम समझ नहीं आ रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर असर्टिवनेस यानी खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हेल्दी कम्युनिकेशन, खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर करेंगे तो क्या क्या होगा, हेल्दी कम्युनिकेशन बनेगी, ठीक है। दो चार एग्जांपल ढूंढ दो। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद को कॉन्फिडेंस में रख पाओगे, ठीक है। कम वही सब चीज़ें रिपीट डाल देना है यार। कॉन्फिडेंस रहेगा तो स्ट्रेस कम होगा, दिमागी हालत ठीक रहेगी तो रिलेशनशिप अच्छी होगी, डिसीजन अच्छा होगा। ये सब लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये जो हमने पढ़ा है ना यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ यही है, बेनिफिट हो गया। फिर हमने एक बार एप्लीकेशन पढ़ा था, लगभग सब एक जैसी है। फिर मेंटल हेल्थ वाली भी ठीक पड़ी, ये वाली थोड़ी सिमिलर है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है।
मेंटल हेल्थ में सारी दिमाग की बात की। एप्लीकेशन यानी तुम वर्क प्लेस पर उसको कैसे यूज़ करते हो, वर्क प्लेस को लेके चलो ना, थोड़ा सा दिमाग से सोचो, हाँ भाई क्या हो सकता है वहाँ पे। और ये हो गया असर्टिवनेस, खुद को एक्सप्रेस करोगे तो डिसीजन अच्छा लोगे, बिल्ड रिलेशनशिप होगी, स्ट्रेस, दिमाग की हालत ठीक रहेगी, ये सब चीज़ें। अब एग्जाम्पल को ले लो कि बच्चा, मान लो पेरेंट्स पूछ रहे हैं उससे कि तुमको ज़िंदगी में करना क्या है। अब बच्चे को पता ही नहीं है, खुद को नहीं पहचान रहा ना, तो खुद को जब पहचान नहीं रहा तो क्या बताएगा पापा को कि हाँ पापा मुझे ये बनना है, गेमर बनना है, ये बनना है, नहीं जानता। तो बच्चे अपने, मतलब एग्जाम्पल लेके ऐसे रखा है मैंने, बच्चे अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि उसे लाइफ में क्या करना है। एक तरह का एग्जाम्पल है, उस चीज़ को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लो अच्छे से तो बेटर समझ आएगा। अब यही जो असर्टिवनेस है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ये जो असर्टिवनेस है ना यहाँ पर, इसके कुछ बेनिफिट है जो मैंने लिखी है। हाउ टू डेवलप स्ट्रैटेजीज, ठीक है, डेवलप करनी है स्ट्रैटेजीज। अभी असर्टिवनेस मान लो किसी में नहीं है, उस बच्चे में मान लो असर्टिवनेस नहीं है बताने के लिए, तो खुद को वो कैसे समझाएगा कि पहले खुद को तो समझना होगा ना उसे। और अच्छा, तो कभी भी असर्टिवनेस डेवलप करना तो क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करो। खुद पहले देखो, आई यूज़ करना सीखो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आई नहीं यूज़ करते, आई का मतलब मैं है, ठीक है, मेरी गलती थी, हाँ भाई मेरे से टूटा, मेरी गलती थी। तो खुद को मतलब तुम ना, मतलब अपनी गलती अगर है तो एक्सेप्ट करो। बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करो और उसको ठीक करो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि आई का यूज़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट। लिसन मोर, ज़्यादा सुनने का, इसमें क्या लिखा है, लिसन एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली, यानी सुनने का और रिस्पॉन्ड प्रॉपरली करने का। तो लिसन मोर, ज़्यादा सुनो, पहले तो आई यूज़ करो ज़्यादा सुनने का, और मेंटेन आई लैंग्वेज, लर्न टू से नो पोलाइटली, इम्पॉर्टेंट है, नो पोलाइटली बोलना है। सो लिसन मोर, ज़्यादा सुनेंगे तो बेटर है, समझ में आएगा, समझ में आएगा तो सामने वाले को प्रॉपरली समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो हम काम कर पाएंगे, ठीक है, दिमाग से प्रॉपरली। नेक्स्ट है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अब हम मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ पर मैनेजर कुछ समझा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं है तो समझ नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि यू आर नॉट अटेंटिव, तो स्टैंड एंड सिट कॉन्फिडेंटली, आई कांटेक्ट रखना, दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर असर्टिवनेस। नेक्स्ट है, आई कांटेक्ट रखने से इट फील्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। लर्न टू से नो पोलाइटली, अगर यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यानी तुम्हें कोई काम पसंद नहीं है तो उसे पोलाइटली मना करना सीखो। कुछ लोग होते हैं ना, मना नहीं करते, सामने से जो इंसान काम देता जा रहा है करते जाओ, फिर बाद में खुद भी इंसान खुद ही स्ट्रेस में आ जाता है। सबको खुश रखता है, बाद में खुद स्ट्रेस में आता है। पर हमें किसी को मना करना है, बट नॉट इन अ बैड मैनर, यानी कि तुम उसे पोलाइटली मना करना सीखो। अगर तुम्हें कोई काम नहीं पसंद तो उसे बोलो, देखो यार मेरे पास काम कुछ ज़्यादा हो गया है, इट इज़ गेटिंग बर्डन, तो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तुम्हें कहीं ऑफिस छोड़नी है तो तुम पोलाइटली समझाओ मैनेजर को। स्टे काम अंडर प्रेशर, प्रेशर में काम रहना सीखो, दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। ट्राई टू मेक योर सेल्फ काम। अब इस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हो, प्रेशराइज कंडीशन में इस चीज़ को डील करना सीखो, ठीक है। ना प्रैक्टिस रोल प्ले, ठीक है, सामने वाले इंसान के जगह पे खुद को रख के देखो, उससे तुम्हें समझ आएगा कि वो क्या सोचना चाह रहा है, ठीक है। दैट इज़ स्ट्रैटेजीज ऑफ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस यानी खुद को एक्सप्रेस करना, ठीक है। अगर तुम सामने वाले इंसान की जगह पे खुद को रख कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज, फिर तुम उसे अच्छे से समझ पाओगे, बेटर समझ पाओगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो रिलेशनशिप बढ़ेगा, रिलेशनशिप बनेगा तो यू विल डू गुड फॉर देम, ठीक है, तुम्हारे डिसीजंस उन्हें हार्म नहीं करेंगे। अब इमोशनल कॉम्पिटेंसी क्या होता है, यानी कि क्षमता। ये मॉडल एक है जो डैनियल गोलमैन ने दिया था, गोल करके तुम याद कर लो, उसके तो उसे समझ सकते हो कि डैनियल गोलमैन ने इसे मॉडल को दिया था, ठीक है। इसमें 5 डोमेन बताया, ये जो 5 डोमेन है ना, ये यही डोमेन है जो हमने कॉम्पोनेंट ऑफ ईआई में देखा था, ठीक है। ईआई, एआई नहीं है वो,
इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट ऑफ EI में जो देखा है ना, ये सारे आपके पॉइंट्स आएंगे कॉम्पिटेंसी में भी। तो लगभग सब थोड़ा बड़ा इधर का मिली भगत है, तो समझ जाओ कि वही सब है। डैनियल गोलमैन ने भी क्या बोला कि सेल्फ अवेयरनेस इंसान को रहेगा तो बेटर है, ठीक है। इमोशनल क्षमता वही है, इंटेलिजेंस क्षमता उसके अंदर क्या होनी चाहिए। तो क्षमता अगर मतलब कि उसके अंदर क्या है कि डैनियल ने क्या कहा, अवेयरनेस रहेगी, इमोशनल अवेयरनेस रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। खुद के बारे में जानेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद उसको सेल्फ खुद को पहचान पाएगा ना, तो खुद को कंट्रोल भी करना सीखेगा। कंट्रोल करेगा तो ट्रस्ट लोगों पे ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है, मतलब लोग उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। अडाप्टेबिलिटी कहीं भी ढल जाएगा, ठीक है। और कंसाइटनेस, अभी ढलने वाला जैसे सिस्टम है, समझो कि कोई अमीर है, ठीक है, कोई अमीर है और वो किसी गरीब के घर कुछ टाइम के लिए चला गया, यानी 2 4 5 मिनट के लिए भी गया, तो उधर जाके बैठ ही नहीं पा रहा है, वो कह रहा है कि पंखा ही नहीं है। अरे तुम 5 मिनट गए हो, 5 मिनट बैठो, तुम्हें वहाँ पर भी इस तरह का नाटक सूझ रहा है, क्योंकि वो अडाप्ट नहीं हो पा रहा ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि उसमें इमोशन ही कंट्रोल नहीं है। उसको इतना ही समझ आ रहा कि भैया वो गरीब के घर आया है तो पंखा नहीं होगा, थोड़ा समझो, दूसरे को भी समझना ज़रूरी है ना। तो ये हो गए एडाप्टेबिलिटी, फिर होती है, ठीक है। अब तुम कहीं कंपनी में गए हो तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू अडाप्ट होना है ना। वो बोले कि सुबह 8 बजे आना, तुम बोलो नहीं भैया हम तो 10 ही बजे उठते हैं सो के, तो जाके तुम झगड़ा करोगे? भाई तुम्हें अडाप्ट होना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़, ठीक है। कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस है ये, कंसाइटनेस नहीं। कॉन्शियसनेस यानी कि मतलब तुम हो सही हो, दिमाग से सही हो, ठीक है, तुम्हें पता है क्या हो रहा है, ये नहीं कि तुम अनकॉन्शियस हो, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन, यही अचीवमेंट्स होंगी, कमिटमेंट होगा, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, इनिशिएटिव लोगे। अगर तुम मोटिवेटेड रहोगे तो तुम्हारे अंदर एम्पैथी आएगी, दूसरे को समझोगे और दूसरे को भी हेल्प करोगे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लीडरशिप अच्छा होगा और लोगों से जो रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इन्फ्लुएंस कर पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे लोगों को, टीम वर्क अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें वही है जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, कंपोनेंट। ये जो चीज़ लिखोगे इसमें भी डाल देने का। तो हमने लगभग जो चीज़ें हैं पढ़ रखी हैं, एक बार बुक से भी चेक कर लेते हैं। सेल्फ रिगार्ड के बारे में जो था कि सेल्फ रिगार्ड जिसमें हमने बात की, पॉजिटिव सेंस ऑफ वर्थ, खुद के बारे में जानना, ये सब चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंट फील करना, ये थोड़ा वर्ड्स में ऐसा दिया है बट मैंने इसको थोड़ा आपको बताया था लिख के प्रॉपरली कि हाँ भाई क्या है, इम्प्रूव, करेज, मोटिवेशन, ये सब फिल कर, ठीक है। इस चीज़ को आप इसमें बना के लिख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट, यही सब है, सब चीज़ें। सो आई विल गिव यू अ नाइस स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट यू कैन रिवाइज। इसमें बस इस चीज़ को समझना है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है जिसको मैंने बताया था लिख के। और ये जो है रिलेशनशिप थॉट, वही वाली बात है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि मैन और वुमेन दोनों ना अलग अलग इमोशन से डील करते हैं, अलग सेम सिचुएशन में। मतलब कि अगर कोई इंसान कहीं फंस गया, ठीक है, समझो वहाँ पे मैन वुमेन दोनों हैं, कोई कंडीशन में फंस गया तो मैन और वुमेन दोनों अलग अलग रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन में, एक सेम सिचुएशन में। तो ये भी, इस पॉइंट को भी इसमें हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर, इन रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड थिंकिंग, ठीक है, बिहेवियर। तो इस पॉइंट को भी जोड़ा जा सकता है। तो दैट्स इट, आई विल गिव यू स्क्रीनशॉट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड रिवाइज इट एंड डू इट गुड। बेस्ट ऑफ लक।